बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतर पाकिस्तान के एक नहायत ही मुनफरद इल्मी प्रोग्राम इंस्पायर बुक रिव्यू में मैं जुनैद इकबाल और मैं ज़ैन आसरानी आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फ़ेमिना हुसैन, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई चेयर की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि अक्सर हमारी ज़िंदगियों में ऐसे लोग गुजरते हैं जो ना सिर्फ हमारे सोचने और इजहार करने के सफ़र पर असरअंदाज होते हैं बल्कि उसको नया रुख भी देते हैं। इनमें वो 3 लोगों को सर फहरिस्त रखती हैं, जिनमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सूफ़ी शायर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जो कि उर्दू और फ़ारसी शायर, और विलियम शेक्सपियर, जो कि अंग्रेज़ी ड्रामा निगार और शायर रह चुके हैं, उनको सर फहरिस्त रखती हैं। और आज हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि हम भी शेक्सपियर की ही एक किताब को आपके सामने पेश करेंगे और उसको एक नया रुख देने की कोशिश करेंगे। जिस किताब का आज हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ शेक्सपियर, हिज ग्रेटेस्ट प्लेस सीन इन द लाइट ऑफ सेक्रेड आर्ट। नाज़रीन, ये किताब 1966 में पहली मरतबा लिखी गई, जिसे मार्टिन लिंग्स, जिन्हें अबू बकर सिराजुद्दीन भी कहा जाता है, उन्होंने तहरीर की। मार्टिन लिंग्स एक इंग्लिश राइटर के साथ साथ इस्लामी स्कॉलर, फ़लसफ़ी और मेटाफिजिशियन भी रह चुके हैं। उनकी ज़्यादातर किताबें कुरान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामिक सिम्बल्स के बातनी मानों पर मबनी रही है। मार्टिन लिंग्स दरअसल एक स्विस मेटाफिजिशियन फ्रिजॉफ शॉन के शागिर्द भी रह चुके हैं और इसी ज़रिए उन्हें सूफ़ी तरीका मरियम शादिलिया का मेंबर भी बनाया गया है। आपकी तालीमात यूनिवर्सैलिटी ऑफ मेटाफिज़िकल डॉक्ट्राइन्स पे बहुत ज़्यादा बात करती है, जो कि सिर्फ एक मज़हब या तहज़ीब पर मुबनी नहीं है बल्कि वो तमाम मज़ाहिब को शामिल करती है। तो ज़ैन, जब एक स्कॉलर, एक इस्लामी स्कॉलर इतनी सारी किताबें लिख चुका है तो विलियम शेक्सपियर पर लिखने की उनको क्या ज़रूरत पेश आई होगी? जी जुनैद, तो जिस तरह से आपने कहा कि मार्टिन लिंग्स की जो पर्सनैलिटी है या उनकी जो रिसर्च है वो यूनिवर्सैलिटी पे बात करती है, तो इसी तरीके से जो है जब वो हर रिलीजन या इवन इस्लामिक जब कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं तो उसके बातनी मायनों पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हैं, उनके सिंबल से रिलेटेड बात करें, तो कहीं ना कहीं वो जो है बाकी रिलीजन्स के अंदर भी और बाकी जो पर्सनालिटीज़ के आइडियाज़ है उसके अंदर भी वो उन्हीं आइडियाज़ को कहीं ना कहीं हमें तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मार्टिन लिंग्स जो है एक यूनिवर्सलिस्ट है, तो वो उसकी एग्जांपल खुद ही अपने बुक में देते हैं कि वो क्यों जो है शेक्सपियर के ऊपर अपनी किताब लिखना चाह रहे हैं। तो उसकी वो एग्जांपल एक सर्कल, एक गोल दायरे से देते हैं कि जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, और एक सर्कल के बहुत सारे मुख्तलिफ रेडियस पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि सर्कल का कोई कोना नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता, तो जितने भी उसके पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके जो ओरिजिन है उससे उतने ही करीब होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसका कोई रेडियस का पॉइंट अगर ऊपर है उसके ओरिजिन से, तो वो उसके ओरिजिन से उतना ही करीब होगा जितना उसका जो है राइट साइड वाला रेडियस पॉइंट होगा या लेफ़्ट का पॉइंट होगा या बॉटम पॉइंट होगा। तो इसी को एग्जाम्पल बना के जो है मार्टिन लिंग्स जो है सारे रिलीजन्स को भी इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं रेडियस पॉइंट्स की तरह हैं और उतने ही फासले पर हैं वो उस ओरिजिन के। तो हर रिलीजन जो है वो आपको जो है अल्लाह ताला की जिसको हम कहते हैं डिवाइन रियलिटी, उसकी तरफ लेके जाने की ताकीद करता है, आपको कोशिश करने पे कहता है कि आप जो है अल्लाह ताला की जो है रियलिटी को पहचाने, आप डिवाइन को पहचाने, आप जो दुनिया के मकसद को पहचाने। तो मार्टिन लिंग्स इसी को एग्जांपल बना के कह रहे हैं कि क्योंकि शेक्सपियर भी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिख रहे थे, उनके प्लेज से भी जो है हमें बहुत सारी इस तरीके की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स मिलती हैं जो कि आपको उन सिंबल्स को समझने में मदद करती है जिस तरीके से आप किसी भी रिलीजन में सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो मार्टिन लिंग्स इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है शेक्सपियर को भी उसी लेंस के थ्रू देख रहे हैं और उनके जो प्लेज हैं उनको उसी लेंस में जो है वो ट्रांसलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, इस बुक की एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो बुक है ये प्रेजेंट यूनाइटेड किंगडम के जो किंग हैं, किंग चार्ल्स III, इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो उन्होंने तहरीर किया है, और वो कुछ इस फॉरवर्ड में इस तरीके से बात करते हैं कि इट इज़ अ बुक विच सीक्स टू इंटरप्रेट to a wider audience the profound wisdom that is contained within the symbolism of certain plays of Shakespeare, which Shakespeare uses to describe the inner drama of the journey of the soul contained, as it is within the outer earthly drama of the plays. तो जिस तरीके से किंग चार्ल्स III कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने जिस तरीके से जो है
आउटर प्लेस के अंदर अपने ड्रामों के अंदर जो है कैरेक्टर्स बताएं, आइडियाज़ बताएं। इसी तरीके से जिस तरीके से वो ड्रामा जो है एक आउटर वर्ल्ड में चल रहा है, उसके अंदर भी, उसके अंदरूनी तौर पे भी, इंटरनली भी एक ड्रामा चल रहा है। और वो ड्रामा जो है कहीं ना कहीं हर इंसान की अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रगल के अंदर चल रहा होता है। जो आइडियाज़ जो है जिसको मार्टिन लिंक्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उन आइडियाज़ को बेसिकली वो यूनिवर्सल आइडियाज़ कह रहे हैं, जो कि उन्हें हर रिलीजन में शायद कॉमन नज़र आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इस्लाम। बिल्कुल जैन, अक्सर ये सवाल आता है कि शेक्सपियर थे कौन? क्या ये एक तारीखी शख्सियत रह चुके हैं या फिर मुख्तलिफ अदबी शख्सियात की तहरीरों का एक मजमुआ है? ये सवाल अक्सर आज भी किया जाता है और इस पर आज भी तहकीक की जा रही है, लेकिन हम इस बुक रिव्यू में इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे होंगे। और हम देखते हैं इस किताब में मार्टिन लिंक्स भी इस सवाल का जवाब देने से माजरत करते हैं। इसकी माजरत करने की वजह यह है कि वो कहते हैं कि शेक्सपियर चाहे एक तारीखी शख्सियत हो या फिर बहुत सारी शख्सियत का मजमुआ, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन आज भी हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा है। और हम देखते हैं कि शेक्सपियर को वो इस तरीके से मानते हैं कि जैसे एक तारीखी शख्सियत जो कि स्ट्रैटफोर्ड नामी एक शहर में पैदा हुए और वहाँ उन्होंने अक्सर अपनी ज़िंदगी गुजारी। विलियम शेक्सपियर ने 39 प्लेज, 154 सोनेट्स और 3 तफसीली नज़में लिखी और बहुत सारी अदबी तहरीरें भी उनमें शामिल हैं। बेन जॉनसन के बकौल शेक्सपियर सिर्फ एक उम्र के लिए नहीं बल्कि हर वक्त के लिए थे। तो जैन, शेक्सपियर तो उस ज़माने में रह चुके हैं, आज हमारी ज़िंदगी में कैसे वो ज़िंदा हैं? आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? जी जुनैद, तो शेक्सपियर की जहाँ तक बात है, उनकी तहरीरों की जहाँ तक बात है, तो अक्सर हम जो है स्कूल में बचपन में शेक्सपियर को अपने इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में पढ़ा करते थे। एक बुक आती थी जिसके अंदर जिसका नाम हुआ करता था शेक्सपियर अलाइव, और भी अलग अलग तरीके की बुक्स थी जिसके अंदर उसके मल्टीपल जो प्लेज हैं, सच एज रोमियो जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, और जिनमें से एक को आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं, वो पढ़ाए जाते थे। बट उस टाइम पे क्योंकि हम बहुत छोटे हुआ करते थे और क्योंकि ये प्लेज जो है ये बहुत हैवी प्लेज है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, तो उस वक्त हमें इसकी जो है मीनिंग समझ नहीं आया करती थी। तो हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते थे कि यार हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं और क्या ज़रूरत है हमें शेक्सपियर को पढ़ने की। तो उस वक्त जो है हम बहुत ज़्यादा गुरेज करते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन बात वही है कि वो उम्र का तकाजा था कि उस वक्त जो है हमें शायद इनकी बातें उस तरीके से समझ नहीं आ रही थी जिस तरीके से मार्टिन लिंक्स जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वक्त हमें उन बातों में इतनी डेप्थ नज़र नहीं आ रही थी जिस तरीके से मार्टिन लिंक्स हमें इस बुक के अंदर जो है समझाने की कोशिश करें। तो बेशक मुझे लगता है कि शायद हर इंसान का कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शेक्सपियर से ज़रूर जो है इंटरेक्शन हुआ होगा, उनकी रीडिंग्स के थ्रू, उनके पोएम्स के थ्रू या उनके कोट्स के थ्रू। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कितनी हद तक शायद हम इंगेज कर पाए हैं उन कोटेशन से, उन पोम्स से या उन तहरीरों से, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से उसको नहीं देखते हैं। बिल्कुल, और ये हमारी एक काविश है कि हम एक दरिया मानंद शेक्सपियर के कुछ कतरों को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि शेक्सपियर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो अपने दौर में होने वाले हालात से काफ़ी मुतासिर थे। याद रहिए वो वक्त था जब यूरोप अपने डार्क एजेस से निकलकर इनलाइटनमेंट या रेनेसां के एज में दाखिल हो रहा था, जिसमें चर्च और स्टेट उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी, जिसको आज हम सेक्युलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। जबकि शेक्सपियर नियो प्लेटोनिक फ़लसफ़े, वो डॉक्ट्राइन्स और थॉमस अक्वाइनस जैसे क्रिश्चियन प्रीस्ट से काफ़ी मुतासिर थे, और ये उनकी तहरीरों में भी काफ़ी नुमाया रहती हैं। और ये दिख रहा है कि कैसे वो दो दुनियाओं के बीच में एक मिलाप पैदा करने की एक जद्दोजहद में शामिल हैं। बकौल मार्टिन लिंक्स के, शेक्सपियर सीम्स टू गो बैक एज टाइम गोज फॉरवर्ड, एंड बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी ही हैड बिकम द समर अप ऑफ द पास्ट, द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ अ क्विकली वैनिशिंग एज। चूंकि शेक्सपियर की हर तहरीर अपने अंदर ही एक दुनिया है और इस दुनिया को एक्सप्लोर करना और इस पर बात करने में काफ़ी वक्त दरकार होगा, तो आज हम आपके सामने सिर्फ 2 तहरीरों की बात करेंगे जिनमें किंग हेनरी IV और हैमलेट शामिल हैं। मार्टिन लिंक्स ने शेक्सपियर की राइटिंग्स को सेक्रेड आर्ट का दर्जा दिया है। तो आखिर ये सेक्रेड आर्ट है क्या? मार्टिन लिंक्स के बकौल सेक्रेड आर्ट उन फ़नून पर मबनी है जो आपको अपनी हस्ती और खल्के कायनात पे ना सिर्फ गौर करने की दावत देता है बल्कि उस सफ़र पे आगाज़ करने की हौसला अफजाई भी करता है।
और ये फ़नून सिर्फ ईसाईयत और इस्लाम जैसे मज़ाहिब तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो तमाम तहज़ीबों और तमाम मज़ाहिब में शामिल है, चाहे वो यूनानी तहज़ीबें हों या वो हिंदू और चाइनीज़ लैंडस्केप्स। ये वो आर्ट है जिसका फोकस इंसानियत नहीं, बल्कि इंसानियत के ऊपर वो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़ हैं जिनका जिक्र तमाम तहज़ीबों और मज़ाहिब में है, और इसका इजहार मुख्तलिफ ज़राए और इशारात से किया गया है। मसलन म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, डांस, ड्रामा, कैलीग्राफी और पोम्स शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यॉर्क मिनिस्टर जो कि कैथीड्रल है उसके बीच में खड़े हों तो गोया हमें ऐसा लगेगा कि हम पूरी दुनिया या पूरी कायनात के बीच में खड़े हैं, और हर टुकड़ा या हर वो आर्किटेक्चरल फॉर्म हमें उस पर गौर व फिक्र करने की दावत देगा। लेकिन हम एक अगर मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे फ्लोरेंस कैथीड्रल है उसके बीच में खड़े हों तो हमें बस ये लगेगा कि हम यूरोप के एक मशहूर शहर के बीच में मौजूद हैं। क्या ज़हन हमें ऐसी एग्जाम्पल इस्लामिक आर्ट में भी मिलती हैं क्या? जी बिल्कुल जुनैद, ये हमें बिल्कुल मिलती है एग्जांपल्स। और जब आप सेक्रेड आर्ट की बात करते हैं तो हमें मुस्लिम आर्ट के अंदर भी जो है यही एग्जांपल्स कहीं ना कहीं नज़र आती हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम्स थे वो डिफरेंट कल्चर से जो है इंस्पायर हो रहे थे, और ना कि सिर्फ इंस्पायर हो रहे थे मगर वो अपने जो आर्टिस्टिक आइडियाज़ हैं उसके अंदर भी जो है उनके आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करे थे। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसे आपने यूरोप की एग्जांपल दी, तो यूरोप के अंदर क्योंकि मुस्लिम्स ने बहुत सारे साल अराउंड 700 to 800 ईयर्स रूल भी किया है, जो स्पेन के इलाके में जिसे हम अल अंदलूस कहा करते थे, वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर हमें सिविल में मिलता है जिसको अल कज़ार कहते हैं या अल कसर कहते हैं अरबिक में। वहाँ अगर आप जाएँ तो आपको जो है बिल्कुल यॉर्क मिनिस्टर जैसी ही फीलिंग आएगी। आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जो कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस ने मिल के बनाए हैं, और पर्टिकुलरली उसको मूडाहार आर्ट कहा जाता है। इसके अलावा आप अगर कोर्डोबा में जाएंगे तो आपको एक कोर्डोबा मॉस्क, उमैयद मॉस्क नज़र आएगी जो आज कैथीड्रल भी है। वहाँ पे भी आपको जो है मल्टीपल आर्टिस्टिक पैटर्न्स, और मुस्लिम आर्ट के अंदर पर्टिकुलरली आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं, और उन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के पीछे भी मुस्लिम्स की एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं जो कि इन्फिनिट की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसी आइडिया को शायद जो है इन्फिनिटी ऑफ गॉड या लिमिटलेस ऑफ गॉड से तशबीह दिया करते हैं। तो हमें यह नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम आर्ट के अंदर भी जो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हो गए या बिल्डिंग्स हो गई, उसके ज़रिए मुस्लिम्स ने जो है अपने फेथ को एक्सप्रेस किया। और एक और एग्जांपल हमें कैलीग्राफी की मिलती है जो कि इटसेल्फ एक सीक्रेट आर्ट समझा जाता है इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के अंदर, जो कि यूज़ होता है कुरानिक राइटिंग्स को लिखने के लिए, कुरानिक इंस्क्रिप्शंस को बनाने के लिए। इटसेल्फ हमारी कुरान की बुक्स में भी हमें जो है कैलीग्राफी हुई भी नज़र आती है। सो विच ऑल्सो टेल्स के इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर या मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर जो है सीक्रेट आर्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर हमें नुमाया नज़र आता है। और यही चीज़ शायद शेक्सपियर जो है वो अपने कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर भी जो है सिचुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको फिर यूनिवर्सलाइज भी कर रहे हैं कि ये आइडियाज़ हमको हर जगह फिर ऐसे नुमाया नज़र आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा ज़ैन। इसी तरीके से हम आज शेक्सपियर की तहरीरों में देखेंगे कैसे वो खल्क़ कायनात की हिस्ट्री की अक्कासी करता है। और नाज़रीन, आज हम इसी तरीके का फॉर्मेट रखेंगे कि मैं जो हूँ वो मार्टिन लिंक्स की तशरीह को आपके सामने लाऊंगा, और मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम मार्टिन लिंक्स के इन यूनिवर्सल आइडियाज़ को बकौल उनके इस्लामिक या मुस्लिम ट्रेडिशन में कैसे सिचुएट कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं शेक्सपियर के प्ले हेनरी फोर्थ से। ये प्ले कहा जाता है सन 1597 के आसपास लिखा गया है, जिसमें ना सिर्फ इंग्लैंड में छिड़ी उस वक्त की खाने जंगी की अक्कासी की गई है, बल्कि एक बाप और एक बेटे के रिश्ते के बारे में भी बात किया गया है, जिसमें किंग हेनरी फोर्थ और प्रिंस हाल, जो बाद में किंग हेनरी 5 बन जाते हैं, उनके रिश्ते को एक ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। इस प्ले को डोवर विल्सन ने शेक्सपियर का सबसे मशहूर सूफियाना म्यूजिकल ड्रामा कहा है, जिसमें इंसानी फितरा या रूह की पाकीज़गी की बात होती है। इस प्ले का अगर खुलासा करें तो इस प्ले के 2 पार्ट्स हैं, जिनमें पहले पार्ट में किंग हेनरी 4 का दौर और सेकंड पार्ट में किंग हेनरी 4 की वफ़ात और किंग हेनरी 5 की ताजपोशी जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। तो मुख्तसरन कहानी कुछ यूँ है कि बरतानिया में उस वक्त खाने जंगी की सूरत हाल है और किंग हेनरी किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो और बरतानिया को दोबारा उसके आलीशान मुकाम पर पहुंचाया जाए। इसका हल किंग हेनरी क्रूजेड के ज़रिए लाते हैं, जिसमें जेरूसलम दोबारा से क्रिश्चियन फोर्सेस और बरतानिया के पास आ जाता है।
मगर खाना जंगी इस ख्वाहिश में खलल पैदा कर रही है। साथ ही किंग हेनरी को उनके बेटे के साथ ताल्लुकात और उनके बेटे की बदमिजाजगी भी परेशान कर रही है। वो अपनी बादशाहत के मुस्तकबिल के बारे में भी काफ़ी परेशान है। साथ ही बादशाह के करीबी दोस्त भी उनके रवैये से नाउमीद होकर बागियों में शामिल हो रहे हैं। इसी दौरान जब किंग हेनरी IV बीमार पड़ जाते हैं तो हम हाल की शख्सियत में तब्दीली देखते हैं और वो फरमाते हैं, माई फादर इज़ गॉन वाइल्ड इन टू हिज ग्रेव, फॉर इन हिज टूम लाई माई अफेक्शंस एंड सैडली विथ हिज स्पिरिट आई लिव। इसी अंदाज में किंग हेनरी IV भी जब अपने वफात के करीब होते हैं और माफ़ी तलब होते हैं इस खुदा से कि उन्हें किस तरीके से उनसे पहले वाले बादशाह किंग रिचर्ड से उनका तख्त छीना, वो फरमाते हैं, ऑल द सॉइल ऑफ द अचीवमेंट गोज विथ मी इन टू द अर्थ, हाउ आई केम बाय द क्राउन ओ गॉड फॉरगिव एंड ग्रांटेड इट मे थी इन ट्रू पीस लिव। इस प्ले को अगर हम चाहें तो एक तारीखी ड्रामा भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें बरतानवी हिस्ट्री, क्रूजेड्स और उस वक्त के खाना जंगी की बात हो रही है। बकौल मार्टिन लिंक्स के ये प्ले हमें ना सिर्फ ज़ाहिरियत बल्कि बातनियत का भी मज़ा और उसका लुत्फ़ प्रोवाइड करता है। इसकी मिसाल हम कुछ यूँ देखते हैं कि कैथीड्रल, जो कि एक वर्शिप की जगह है क्रिश्चियंस के लिए, उसको अगर हम लिटरल मायने में देखें तो वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप ही है, जिसमें क्रिश्चियंस इबादत करते हैं जिस तरह से मस्जिद में मुसलमान इबादत करते हैं। लेकिन उसकी अगर सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो पूरी खल्के कायनात की तस्वीर हमारे सामने लाती है। और उससे अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ें तो उसमें हमें एक इंसानी जिस्म और उसकी रूह की अक्कासी भी दिखती है। इसी तरह से ये प्ले भी हमें बरतानिया या उसके वक्त के प्रॉब्लम्स की अक्कासी तो कर रहा है, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो एक जो दो मेन किरदार हैं, प्रिंस और बादशाह, वो हमारे रूह के दो स्टेजेस की अक्कासी करता है, जिसको मार्टिन लिंक्स रूह की पाकीज़गी का स्टेज भी कहते हैं, जिसपे किंग हेनरी IV एक फॉलन सोल और किंग हेनरी V जो कि प्रिंस हाल हैं वो प्यूरिफाइड सोल या सोल का इब्तदाई स्टेज भी कहा जा सकता है। साथ ही बरतानिया में खाना जंगी और फिर क्रूजेड्स की मिसाल को रूह के सफ़र या उसके अंदरूनी सफ़र के ज़रिए भी आशना किया गया है कि खाना जंगी क्योंकि उस मुल्क के अंदर ही छिड़ी हुई जंग है, तो इसी तरह एक रूह के अंदर ही एक छिड़ी हुई जंग होती है जिसको हल करके एक रूह अपने असल मुकाम पर पहुंचती है। इस काविश में किंग हेनरी बोलते हैं, नाउ लॉर्ड्स, इफ गॉड डज गिव सक्सेसफुल एंड टू दिस डिबेट दैट ब्लीड्स एट आवर डोर्स, वी विल आवर यूथ लीड टू हायर फील्ड्स एंड ड्रॉ नो स्वॉर्ड्स बट वॉक आवर सैंक्टिफाइड। साथ ही किंग हेनरी का जब इंतकाल होता है तब प्रिंस हाल अपने असल मुकाम पर पहुंच जाते हैं, और ये अक्सर इस नावल के पढ़ने वालों को लगता है कि शायद प्रिंस हाल पहले से ही तैयार हैं इस मुकाम के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब किंग अपने डेथ बेड पे होते हैं और प्रिंस को लगता है कि शायद वफात पा चुके हैं, तो वो ताज को अपने सर पर रखते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे एक बादशाह होकर महसूस किया जा सकता है। और जब बादशाह वापस उठ जाता है तो वो प्रिंस को इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तैयार नहीं हुए, और वो तभी ख़त्म होंगी जब तुम अपने गिरबान में झांकोगे। और हम देखते हैं कि आखिरकार जब प्रिंस की वो सारी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें बातनी ख्वाहिशात में तब्दील हो जाती हैं तो वो बादशाह बन जाते हैं। तो ज़ैन, इस प्ले में जिस तरीके से चीज़ों को नमूदार किया गया है, क्या हम इसको इस्लामिक वर्ल्ड में भी देख सकते हैं? जी जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। कुछ नुकात जो मैं नोटिस कर रहा था जो इस स्टोरी के अंदर बताए गए हैं, इस प्ले के अंदर बताए गए, कहीं ना कहीं इसकी एग्जांपल्स हमें जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुमाया नज़र आती हैं। पहली एग्जांपल जो आप कैथीड्रल की आपने दी कि जो है वो एक कंप्लीट दुनिया की जो है शक्ल पेश करता है, वो एक कंप्लीट एक बॉडी की शक्ल पेश करता है। तो मुस्लिम्स के अंदर भी हम देखते हैं कि जो है मॉस्क की जब हम बात कही गई तो पूरी दुनिया को जो है इंसान की मॉस्क कहा गया कि वो दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और इंसान जो है उसमें अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए भेजा गया है। इसके अलावा पूरी ह्यूमैनिटी को भी एक इंसानी जिस्म की तरह तशबीह दी गई है मुस्लिम थॉट के अंदर भी कि अगर एक किसी जो है जिस्म के हिस्से में दर्द होगा तो पूरी इंसानियत को जो है दर्द महसूस होता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो आपने स्टोरी बताई
तो स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं हमें जो स्ट्रगल नज़र आ रही है एक सोल की परफेक्शन हासिल करने के लिए, जिसको मुस्लिम वर्ड्स के अंदर जो है हम मुस्लिम ट्रेडिशन में जहाद अल अकबर भी कहते हैं कि आपकी सोल के साथ, अपनी नफ्स के साथ जब आप जहाद करते हो, अपनी सोल को परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त आपको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, आपकी दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं और आपको एक बैलेंस्ड वे इख्तियार करने की ताकीद की गई है। इसी को अगर हम एक इस्लामिक स्कॉलर या मुस्लिम स्कॉलर की नज़र से समझने की कोशिश करें, अबू हामिद अल गज़ाली जो कि एक बहुत सेलिब्रेटेड स्कॉलर है मुस्लिम वर्ल्ड के, जो मल्टीपल स्टोरीज़ और मल्टीपल पैरेबल्स के थ्रू जो है इस आइडिया को बताते हैं और वो यह इस चीज़ को एम्फसाइज़ करते हैं कि आपको जो है अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, आपको जो है अपनी जो है सोल को प्योरीफाई करने के लिए कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं, मगर आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, एक्सेस में है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको आपको कम करने की ज़रूरत है। और उस कम करने के अंदर आपको जो है अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, अपनी जो नेगेटिव ख्वाहिशात हैं, अपने साथ जो वो वाली चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप होल्ड करके रख के बैठे हैं, जो कि शायद काम आ सकती है आपके फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए, या काम आ सकती है एनवायरनमेंट के लिए, या काम आ सकती है किसी और लिविंग थिंग के लिए, तो आप उन चीज़ों को अपने आप से दूर करें ताकि जो है आपका हार्ट जो है वो क्लीन हो, पॉलिश्ड हो और वो रिफ्लेक्ट करे गॉड की लाइट या अल्लाह ताला की या डिवाइन लाइट को रिफ्लेक्ट करे और आप जो है उस स्टेट में चले जाएं जिसके अंदर जो है आप तैयार हो, जैसे प्रिंस जो है वो तैयार थे अपनी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। तो ये वाला जो आइडिया है ये हमारे एक और बुक रिव्यू के अंदर जो बहुत नुमाया तरीके से हमें मिलेगा, जो कि पॉलिश मिरर का बुक रिव्यू है, वो आप चाहें तो तफसील से पता कर सकते हैं और देख सकते हैं। मगर हम इस स्टोरी पे अगर हम वापस आते हैं तो गज़ाली के आइडियाज़ के साथ साथ हमें और भी दूसरे मुस्लिम स्कॉलर्स के आइडियाज़ मिलते हैं, जहाँ पे हमें सोहरवर्दी का आइडिया मिलता है, जिसके अंदर जो है वो अगेन एक मिनिमलिस्टिक लाइफ की बात कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ से जो है इवन एक्स्ट्रा फूड्स जो है जो हम खाते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी को कंटेमिनेट कर सकता है और हमें जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने से रोक सकता है। तो वो मिनिमलिस्टिक लाइफ की जब बात करते हैं, ना कि आपकी ख्वाहिशात या जो नेसेसरी डिज़ायर्स की जो बात है उनको कम करने की बात करें, मगर फ़िज़िकल जो आपके असासे हैं, आपके फ़िज़िकल एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग योर फूड डाइट, उसमें भी सिंप्लिसिटी लाने की बात करें। और इसके अलावा अगर हम सूफ़ी नोशंस के अंदर जाएं तो आपको खलवा का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसको हम खलवत भी कहते हैं उर्दू के अंदर, जिसके अंदर जो है आप अपने आप को डिटैच करते हैं वर्ल्ड से थोड़े टाइम के लिए, सो दैट आप अपने आप को प्योरीफाई कर सकें थ्रू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर जिक्र आ जाता है, इसके अंदर और दूसरे मेडिटेशन के वेज आ जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मुस्लिम ट्रेडिशन में भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती है, जो कि चंद मैंने आपके सामने बयान की कि किस तरीके से जो है ये इंटरनल स्ट्रगल एक इंसान की जो है आउटर जर्नी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सोल के अंदर भी, अपनी सोल के साथ भी इस तालमेल को, दीनी और दुनियावी जो लाइफ है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत खूबसूरत ज़ैन। तो नाजरीन, हमने देखा कि कैसे किंग हेनरी 4 में जो थीम्स हैं वो मुस्लिम दुनिया में भी हमें दिखते हैं। नाजरीन, आए हम चलते हैं इस सफ़र की दूसरी नावल पे, जिसका नाम है हैमलेट, जिसमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ एक रोमांटिक कहानी बल्कि उसमें एक इंटरनल सोल की जर्नी की भी बात हुई है। इसमें इस कहानी के दो अहम किरदार हैं, जिनमें एक हैमलेट शामिल है, जिनके वालिद जो कि किंग ऑफ हैमलेट होते हैं उनके भाई बादशाहत की लालच में कत्ल करवा देते हैं और फिर उन्हीं की बेगम से शादी कर लेते हैं। और ये पूरी कहानी एक रिवेंज, एक बदले की कहानी है। लेकिन हम देखेंगे कैसे मार्टिन लिंक्स इसको एक दूसरे रुख में देखते हैं। ज़ैन, ये कहानी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुई है क्योंकि उसको बहुत सारी मूवीज़ ने भी अडेप्ट किया है, जिनमें बॉलीवुड की एक मूवी हैदर भी शामिल है। ज़ैन, अगर हम उसके बुनियादी थीम पे जाएं तो बुनियादी थीम ये है कि आपके जो असल फितरत है, जो कि असल गुनाह है, जिसको मार्टिन लिंक्स कहते हैं कि आदम का वो गुनाह जिससे उसको जन्नत से बेदखल किया गया, वो ऐसे ही हट नहीं सकता जब तक कि आप अपनी रूह की पाकीज़गी के सफ़र का आगाज़ ना करें। और अगर आप 2-3 काम करके, जिनको मार्टिन लिंक्स सुपरफिशियल वर्च्यूज़ कहते हैं, अगर आप वो 2-3 काम कर लें तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको असल में एक सफ़र का आगाज़ पे जाना ज़रूरी है, लाजिम है, तभी आप अपने गुनाह की माफ़ी या बख्शिश करवा सकते हैं। मुख्तसरन कहानी कुछ यूँ है कि हैमलेट को जब पता चलता है कि उनके वालिद को शहीद कर दिया गया है तो वो जल्द अपने स्टेट पे जाते हैं और वो बदले की आग में जल रहे होते हैं, कैसे वो उस कातिल को पकड़ें
और उसको भी उसी अंजाम पे पहुंचाए जिस अंजाम पे उसके वालिद को पहुंचाया गया है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये कत्ल उनके चाचा ने ही किया है और फिर उनकी वालिदा से भी शादी कर ली है, तो वो चौंक जाते हैं और वो अपनी वालिदा के पास जाते हैं जो कि तमाम इन मंजर से नाआशना है। और उनके बीच में एक मुनाजरा होता है जिसमें जब उनको पता चलता है उनकी वालिदा को कि वो भी इस गुनाह में शामिल हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ एक सॉलिलिकीज़ हमारे सामने आते हैं। सॉलिलिकी वो जुमले हैं जिसमें वो अपने आप से गुफ्तगू कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि वो अपने गुनाह को बख्शवा ही नहीं सकती, और अगर वो बख्शवा भी दे तो वो एक नुक्ता रह जाएगा उनके दिल में, वो एक काला डॉट रह जाएगा उनके दिल में, जो कि तमाम कायनात की हिस्ट्री और उसके फ्यूचर तक उनके साथ रहेगी। मार्टिन लिंग्स उनकी वालिदा को उस रूह की अक्कासी के सामने लाते हैं जो कि असल गुनाह से दस्तबरदार नहीं हो सकती, जबकि प्रिंस जो शहजादा है वो रूह के प्योरीफाइड स्टेज की तरफ मुब्तला है, उस सफ़र की तरफ है। जबकि वो जो चाचा है वो दरअसल उस बिब्लिकल स्टोरी में एक सांप की मानंद है, या आज अब उसको शैतान की, इस्लामिक दुनिया में शैतान की तरह भी समझ सकते हैं। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि बहुत बार शहजादे को मौका मिलता है कि वो अपने बाप के कातिल को कत्ल कर दे। उसमें से एक वाक़या तब होता है जब वो उसको इबादत करते हुए देखता है और उसके दिल में ख्याल आता है कि अब मैं क्या इनका कत्ल कर दूं। लेकिन उसके दिल में एक और ख्याल आता है कि क्या मैं अगर इसका कत्ल कर दिया और ये इबादत कर रहा है तो ये जहन्नम वासिल नहीं जबकि जन्नत वासिल हो जाएगा, जन्नत में चले जाएगा। तो हम इसको देखें तो आम पढ़ने वालों के लिए तो एक गलती कर रहा है शहजादा, कि उसको भी पता है कि जो अगर नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसके आमाल अगर अच्छे नहीं हैं तो वो कैसे जन्नत में जा सकता है, या वो अपनी वर्शिप कर रहा है वो कैसे जन्नत जा सकता है जब उसने इतने सारे गुनाह किए हैं। लेकिन मार्टिन लिंग्स उसको भी एक नए रुख से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि जब वो कातिल जो इबादत कर रहा है वो दरअसल अपनी सारी बुरी फितरात को अपने से दस्तबरदार कर रहा है उस इबादत करते हुए मंजर में, जिसमें उसको भी पता है कि उसने वो सारे गुनाह किए हैं, लेकिन वो उन गुनाहों की दस्तबरदारी के लिए ही तो इबादत कर रहा है। और इसमें अगर शहजादा उसको कत्ल कर देगा तो वो उन गुनाहों को कत्ल नहीं करेगा, वो दरअसल उस इंसान को कत्ल करेगा जिससे वो गुनाह सरज़द हुए हैं। तो ये मिस्टिकल थॉट की एक बहुत डीप फिलॉसफी की तरफ लेके जा रहा है कि जिसमें इंसानी फितरत और इंसानी असल रूह दोनों को सेपरेट किया जा रहा है। इस ड्रामे का खुलासा कुछ इस मंजर से किया गया है कि उसमें ग्रेवयार्ड दिखाया गया है और हम देखते हैं कि अब सारे कैरेक्टर्स या एटलीस्ट विलन जो है वो अपने खालिक हकीकी से मिलेगा। लेकिन दिलचस्पी की बात यह कि सारे मेन कैरेक्टर्स इसमें कत्ल हो जाते हैं किसी ना किसी साजिश के ज़रिए, और सब अपनी, इसको शेक्सपियर कुछ यूँ रखता है कि अपने खालिक हकीकी के सफ़र पे तो जा रहे हैं लेकिन शायद वो अपने गुनाहों की माफ़ी की तरफ भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी तरफ हम देखते हैं कि हैमलेट एक सॉलिलिकी दोबारा से रखते हैं जो कि है टू बी और नॉट टू बी, जो कि बहुत मशहूर सॉलिलिकी है, जिसमें वो परेशान है कि दुनिया की कैफियत असल है क्यों, कि अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर को वो सारे मौके मिल रहे हैं और गरीब अपने सारे मौक़ों से छुपा हुआ है। और ये दुनिया में ईविल क्यों है, दुनिया में अच्छाई क्यों है, क्यों खुदा इस बीच में क्यों नहीं आ रहा कि वो सारे मामलात को तवाज़ुन दे। और इसी तरीके से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ज़ैन, इस कहानी को हम देखते हैं तो क्या इस तरह की थीम्स हमें मुस्लिम वर्ल्ड में भी दिखते हैं? बहुत खूब जुनैद, आपने जिस तरीके से इस कहानी को एक्सप्लेन किया, ये इट्सेल्फ जो है हमें बता रहा था कि किस तरीके से ये जो आइडिया ऑफ सॉलिलिकी आप बता रहे थे, जिसको कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के तौर पे भी जानते हैं, जो इंसान जनरली सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, दुनिया में ईवल क्यों है, दुनिया में बुराइयाँ क्यों हैं। इन आइडियाज़ को हम मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ही नुमाया तौर पे देख सकते हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाहूँगा। एक बहुत मशहूर मुस्लिम स्कॉलर जिसे हम नासिर खुसरो कहते हैं, उनकी भी एक पोम के अंदर ये आइडिया बहुत मशहूर है, जिसके अंदर वो क्वेश्चन करते हैं। उस पोम का नाम है सर्चिंग फॉर आंसर्स, जिसके अंदर वो क्वेश्चन कर रहे हैं इन चीज़ों को कि जो भी दुनिया में मुझे नज़र आ रहा है वो क्या सच है, जो नहीं नज़र आ रहा है वो क्या है, फिर क्यों दुनिया के अंदर जो है कुछ लोग अमीर पैदा हो रहे हैं और कुछ गरीब पैदा हो रहे हैं, कोई बहुत तंदुरुस्त है और कोई जो है अपनी जिस्मानी जो है क्वालिटीज़ से, कैपेबिलिटीज़ से महरूम है। तो ये सारे सवालात क्यों
जो है हमारे सामने नज़र आते हैं, क्यों हमें जो है ये सारी रियलिटीज़ को देखना पड़ता है। तो वो भी इस तरीके से के क्वेश्चंस जो है हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमें मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और बहुत सारी डिबेट्स हमें जो है नज़र आती है, पर्टिकुलरली कलाम ट्रेडिशन के अंदर, जहाँ पे हमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मुतज़िलाइट्स एंड आशराइट्स, जो कि सवाल करते हैं क्या किस्मत इंसान के हाथ में है या अल्लाह ताला ने पहले से लिख दी है, क्या जो है अल्लाह ताला जस्ट अगर है, अगर इंसाफ करते हैं तो दुनिया में क्यों बुराइयां हैं। तो इस तरीके के सवालात हमें मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर भी फ़िलोसफर्स और कलाम थियोलॉजियंस की डिबेट में भी नज़र आते हैं। यही क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के जो सवालात हैं हमें बहुत रीसेंट जो है फ़िलोसफर जो है हमारे मुस्लिम ट्रेडिशन के, जो हमारे नेशनल हीरो भी समझे जाते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी तहरीरों के अंदर भी उन्होंने जो है क्वेश्चन किया है उस वक्त के मुसलमानों पे, उस वक्त की उनकी स्पिरिट के ऊपर कि ये क्यों ऐसा है, क्यों आज के या उस वक्त के मुसलमान जो है वो दुनिया में पीछे चले जाते जा रहे हैं, क्यों जो है वो नॉलेज की स्पिरिट पे काम नहीं कर रहे, क्यों उनके अंदर वो जज्बा नहीं है एक्सप्लोर करने का दुनिया को और वर्ड ऑफ गॉड को, जिस तरीके से पिछले मुस्लिम किया करते थे, जिसकी वजह से शायद वो पीछे की तरफ जाते चले जा रहे हैं और तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे आइडियाज़ हमें मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही सवालों की जो है जवाबात के लिए जो है मुस्लिम्स जो है वो इल्म की तलाश में गामज़न होते हैं और जो है कोशिश करते हैं जानने की कि वो इन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, जिसके लिए वो फिर बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिसके अंदर फ़लसफ़ा एक तरीका हमें नज़र आता है, हमें तसव्वुफ़ सूफ़ीज़म एक तरीका नज़र आता है, एंड देन हमें जो है इवन फ़िक़्ह एक तरीका नज़र आता है, और हमें और भी बहुत सारे रिलीजियस साइंसेस नज़र आती हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर नुमाया है, जिसके अंदर जो है बिलीवर्स जो है कहीं ना कहीं इन्हीं सोलिलिकी में जो किए हुए सवालात हैं, जो कि शेक्सपियर अपनी तहरीर में मेंशन कर रहे हैं, जो हैमलेट मेंशन कर रहा है, उन्हीं के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक और आइडिया जो हमें मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मिलता है, जो कि हैमलेट के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो एक फ़ाइट कर रहा है, अगैन इंटरनल बैटल की जब बात कर रहा है, तो वो हमें नज़र आता है एक प्रॉफिट की हदीस से, जिसके अंदर शिरकल खाफ़ी जिसको कहा गया है कि ये वो शिरक है जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, और ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। और इसकी एग्जांपल इस तरीके से दी गई है हदीस के अंदर कि ये शिरक उस तरीके से, उस एक मकोड़े की तरह, उस चूंटी की तरह है जो कि एक काले रंग की चूंटी है, जो कि अंधेरी रात में, जिसमें मून भी नहीं है, मूनलेस लाइट के अंदर एक काले पत्थर के नीचे चल रहा है, जिसको ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन के बराबर है। तो शिरकल काफ़ी उस तरीके की टेंडेंसी है जो कि एक इंसान के अंदर होती है, जिसको हम आम अल्फाज में ईगो कहते हैं, कि वो कहीं ना कहीं अपने ईगो को फॉलो कर रहा होता है, अपने ईगो को वर्शिप कर रहा होता है, अपने ईगो की जो है ख्वाहिशात है या डिज़ायर्स हैं उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो आपने मेंशन किया कि सुपरफिशियल वर्च्यूज़, तो जब इंसान कोई भी अच्छा काम करता है और वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो लोगों को दिखाए या अपने ईगो को सेटिस्फाई करे कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है और अब मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो उसी शिरकल खफ़ी के रास्ते पे चल रहा होता है। वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने दिल में जो है पाकीज़गी लेके नहीं चल रहा होता है, वो अभी भी इल इंटेंशंस लेके चल रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको जो है अच्छा फील करना है और उसको लोगों को दिखाना है कि मैं अच्छे काम करता हूँ। तो यही जो सुपरफिशियल वर्च्यूज़ की जो आपने इनिशियली बात की थी, इस प्ले के बिगेनिंग में आपने बात की थी कि शेक्सपियर मेंशन करते हैं और हैमलेट भी इसी जर्नी से गुजरता है, और ये कॉन्सेप्ट हमें मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आता है कि कैसे आप जो है इस टेंडेंसी को, इस नौयत को, इस शिरकल खफ़ी की कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं बग़ैर किसी मुनाफे के लिए। जब आप अच्छे काम करते हैं, बग़ैर किसी अच्छे आउटकम के लिए जब आप अच्छे काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है खालिक को राज़ी करने के लिए जब आप अच्छे काम करते हैं, तभी आप इन जो है सिन से, जो आप गुनाह कह रहे हैं, उससे पाकीज़गी हासिल करते हैं और अपनी सोल का एक स्टेज आप ऊपर लेके जाते हैं। बहुत खूब, शुक्रिया जैन। हमने देखा कि कैसे शेक्सपियर को मुस्लिम वर्ल्ड में भी हम सिचुएट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, याद रहे कि हम ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि कैसे एक मुस्लिम दुनिया और शेक्सपियर का फ़लसफ़ा एक दूसरे के साथ हम कलाम हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे उस ज़माने में ये सारी तहज़ीबें आइसोलेशन में नहीं रह रही थी, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, एक्सचेंजेस हो रहे थे, और हम देखते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स भी इस हवाले से एक्सचेंज हो रहे होंगे। और ये आपके लिए एक सवाल है नाज़रीन कि ये सारी कम्युनिकेशन में हम कैसे अपने आप को और अपनी शनाख्त को ट्रेस बैक कर सकते हैं।
तो नाजरीन, आज के सेशन का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हम शेक्सपियर और मुस्लिम वर्ल्ड का कंपैरिजन करें, बल्कि हम देख रहे थे कि कैसे शेक्सपियर के फ़लसफ़े मुस्लिम वर्ल्ड में भी सिचुएटेड हैं और मुस्लिम वर्ल्ड के फ़लसफ़े शेक्सपियर या क्रिश्चियन थॉट में भी सिचुएटेड हैं। और ये बहुत खूबसूरती की बात है कि हम देखते हैं कि ये दो मेजर तहजीबें या मेजर मज़ाहिब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किए हैं। ये दोनों आइसोलेशन में, या कोई भी तहजीब आइसोलेशन में हरगिज़ नहीं रहती। हम देखते हैं कि बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। और आज हमारी ये काविश थी कि हम देखेंगे कैसे शेक्सपियर में पाए जाने वाले थीम्स मुस्लिम वर्ल्ड और बहुत सारी तहजीबों में भी पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इस बुक रिव्यू का हम इख्तिताम करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने इस बुक के आइडियाज़ से बहुत कुछ सीखा होगा और हम चाहेंगे कि आप इस बुक को और डिटेल में रीड करें ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को, इन आइडियाज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।